कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सेकेंड ईयर पीजी ट्रेनी डॉक्टर किसी और आम रात की तरह अपना लॉन्ग शिफ्ट खत्म करने के बाद अपने जूनियर डॉक्टर के साथ डिनर करती है और डिसाइड करती है कि आराम किया जाए। हॉस्पिटल में डॉक्टरों के लिए रेस्ट करने के लिए कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होने के कारण वो सेमिनार हॉल में जाके रेस्ट करती है। अगले दिन सुबह 7 बजे डॉक्टर की बॉडी सेमी न्यूड कंडीशन में सेमिनार हॉल में मिलती है। इसके बाद करीब सुबह 10 बजे हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से विक्टिम के पेरेंट्स को पहुंच जाता है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। इसके बाद वापस से 22 मिनट बाद हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से विक्टिम के पेरेंट्स को पहुंच जाता है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी की डेथ हो गई है। जब डॉक्टर के पेरेंट्स हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो करीब 3 घंटे तक उन्हें उनकी बेटी का डेड बॉडी दिखाया नहीं जाता है। इसके बाद जब हॉस्पिटल प्रशासन उनकी बेटी का शव उन्हें दिखाते हैं तो उन्हें कंडीशन लगता है कि वो सिर्फ अंदर जाएंगे या फोटो लेके बाहर आ जाएंगे। जब मृत डॉक्टर के पेरेंट्स और रिलेटिव उस शव को देखते हैं तो मीडिया को बताते हैं कि यह एक सुसाइड का केस नहीं है बल्कि ब्रूटल मर्डर और रेप का केस है, जिसे हॉस्पिटल प्रशासन एज ए सुसाइड प्रूव करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद पुलिस केस रजिस्टर करती है और छानबीन शुरू करती है। पुलिस को घटनास्थल से एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलता है और किसी सेमिनार हॉल के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को एक व्यक्ति सेमिनार हॉल के आसपास घूमते हुए दिखाई देता है। पुलिस इस व्यक्ति को एज अ संजय राय आइडेंटिफाई करती है और उसके बाद पुलिस उस रात हॉस्पिटल में मौजूद सभी स्टाफ से पूछताछ शुरू कर देती है। जब संजय राय से पूछा जाता है कि उनका ब्लूटूथ डिवाइस कहाँ है तो पुलिस को बताता है कि वो खो गया है। उसके बाद पुलिस जब उस ब्लूटूथ डिवाइस को उस रात मौजूद हॉस्पिटल में डॉक्टर और स्टाफ मेंबर के फ़ोन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तब जाके वो डिवाइस संजय राय के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। इन सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पे पुलिस संजय राय को गिरफ्तार कर लेती है और उसे ही इस केस का मेन अक्यूज ठहराती है। 33 साल का संजय राय इसी हॉस्पिटल में एज ए पुलिस सिविक वॉलंटियर काम करता था। पुलिस अपने हेल्प के लिए सिविक वॉलंटियर्स को हॉस्पिटल में अपॉइंट करती है, जिसे 12,000 रुपये मंथली सैलरी भी दिया जाता है। संजय राव का सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ अच्छा कनेक्शन था, जिसके कारण वो हॉस्पिटल में कभी भी बेधड़क आ जा सकता था। इसके बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट में बहुत ही भयावह खुलासे होते हैं जो कि रूह को कपा देने वाला है। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार यह क्राइम एक से ज़्यादा व्यक्ति के द्वारा किया गया है। ऑटोप्सी रिपोर्ट उसको भी सिरे से खारिज कर देती है जो दावा पुलिस प्रशासन और हॉस्पिटल एडमिशन कर रहा था कि डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। पुलिस प्रशासन के जांच में ढीला रवैया अपनाया जाना और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस केस को कुछ अलग ही मोड़ देने की कोशिश की जाने के बाद जूनियर डॉक्टर के एसोसिएशन ने पूरे देश में भर में हड़ताल बुलाती है। कोलकाता समेत पूरे देश भर में इस जघन्य अपराध के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, जिसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने इस केस को कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया। अब इस केस की जांच सीबीआई करेगी। इस केस के बाद सवाल उठता है कि देश में इस तरह के ब्रूटल क्राइम क्यों होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट। आरजीकर कॉलेज केस ना तो पहला केस है ना ही आखिरी। 2012 दिसंबर में दिल्ली में जो निर्भया गैंगरेप केस हुआ था उसने पूरे देश को बुरी तरह सिला दिया था, जिसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ था। इस प्रोटेस्ट के बाद महिलाओं के लिए बनाए गए कानून को और सख्त किए गए, नए रूल्स रेगुलेशन लाए गए जिससे महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके और महिलाओं को अगेंस्ट होने वाले इस तरह के क्राइम को रोक लगाया जा सके। फिर भी सवाल ये उठता है कि 2012 के बाद पता नहीं कितने ही ऐसे ब्रूटल क्राइम महिलाओं के अगेंस्ट हुए, जिसके अगेंस्ट हम कुछ दिन तो नारा लगा लेते, विरोध प्रदर्शन कर लेते, उसके बाद हम भूल जाते, फिर कोई केस आता है, फिर हम नारा लगाते, विरोध प्रदर्शन करते और फिर हम अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते। बट क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरह के केस हमारे देश में क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का मेंटेलिटी क्या है, रीज़न क्या है, आइए जानते हैं उसको। आप एक इंटरव्यू को सुनिए जो कि 2012 की निर्भया गैंगरेप के केस के एक अक्यूज का है। हर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा बराबर नहीं है लड़की लड़का।
लड़कियों के लिए बनाया गया घर काम काज, अपना घर बार देखे। ये थोड़ा रात में डिस्को में घूम रही है, बारों में घूम रही है, गलत हरकतें कर रहे हैं, जरा ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, तो आपको 10-20% ये जो सही मिलेंगी। अब ये तो कहानी ऐसा क्यों क्या गया, मेन चक्कर यही है, एक सबक के लिए उनके साथ ये घटना हुई थी। एक्सीडेंटल जो हुआ है एक सबक के लिए हुआ है। मतलब है जब उसका रेप वेप हो रहा हो, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चुपचाप मतलब उसका रेप हो रहा है, अगर वो हाथ पैर नहीं चलाती तो गलत काम करके उसे रेप करके उतार देते। ये मेंटली सिर्फ इस अक्यूज का नहीं बल्कि हमारे देश के मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का है, जिसके हिसाब से जो महिलाओं के साथ जो भी इस तरह के क्राइम होते हैं उसके लिए महिला रिस्पॉन्सिबल है, ना कि वो व्यक्ति जो कि इस क्राइम को कमिट करता है। कहने के लिए हमारे संविधान में, हमारे कानून में महिलाओं को इक्वल माना गया, पर हमारे समाज की सोच आज भी सड़ी हुई है। उनके हिसाब से महिलाएं आज भी एक उपयोग की वस्तु है, एक प्रॉपर्टी है जिसका प्रोटेक्ट करने का काम पुरुषों का है। हमारे समाज की सोच महिलाओं के प्रति कैसा है, इसका आंसर आप इस बयान से लगा सकते हैं जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने दिया, जिनके हिसाब से गलती डॉक्टर की थी क्योंकि वो सेमिनार हॉल में रात में आराम करने क्यों चली गई। आजकल गालियां देना आम है, कूल है, फैशन माना जाता है, पर आप इन गालियों को सुनिए, आपको इन गालियों में एक चीज़ दिखाई देगी कि महिलाओं के जेनिटल्स के प्रति वायलेंस, वही वायलेंस धीरे धीरे एक व्यक्ति में जमा होता है, फिर वही वायलेंस जब उसे मौका मिलता है तो क्राइम के रूप में एग्जीक्यूट करता है। फिर आता है हमारा करप्ट सिस्टम। अब इसी केस को ले लीजिए। इस केस में जो व्यक्ति है संजय राय, इस पर पहले से ही आरोप लगे हैं कि यह डोमेस्टिक वायलेंस करता है। इनकी पिछली वाइफ से इसी बात पे डाइवोर्स हो गया था कि वो उनके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस करता था। अगर हमारा जो लॉ है, जो पुलिस है, अगर सही से काम करता तो ये व्यक्ति जेल में होता, ना कि पुलिस में ही होता, वो भी सिविक वॉलंटियर बन। फिर एक और मांग हमारे सो कॉल जोशीले प्रोटेस्टर की ओर से उठती रहती है कि जो भी व्यक्ति रेप अक्यूज है उनको तुरंत प्रोसिक्यूट किया जाए, उन्हें मार दिया जाए ऑन द स्पॉट। बट क्वेश्चन ये उठता है, क्या पता अगर कुछ ऐसे भी केस हम देखते हैं कि जिसमें पुरुषों को फेक रेप केस में फंसा दिया जाता है, कि तभी उस व्यक्ति को मार देना चाहिए? नहीं, क्योंकि पुलिस का काम है कि वो अच्छे से केस की जांच करे, एविडेंस जमा करे, जिसे कोर्ट में ले जाके जो भी अक्यूज होता है, रियल अक्यूज होता है, उनको सख्त से सख्त सजा दिलाया जाए। बट हमारा पुलिस सिस्टम इतना करप्ट है कि आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक डोमेस्टिक अब्यूज़र को, जो कि अपनी वाइफ के अगेंस्ट क्राइम कमिट किया है, उसे सजा देने के बदले उसे अपने पुलिस का एक पार्ट बना के रखा था। अगर हम इन रेप केसों की बात करें तो इंडिया में जितने भी रेप केस होते हैं उनमें से 90% रेप केस में जो रेपिस्ट होता है वो उस विक्टिम का जानने वाला ही होता है। आज भी अगर आप इस प्रोटेस्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये बात नहीं किया जा रही कि किस तरह से महिलाओं के सेफ्टी के लिए इन जनरल बात की जाए, बल्कि बात की जा रही है किस तरह से सिर्फ डॉक्टर की सेफ्टी को देखा जाए। कोई ये बात नहीं कर रहा है कि क्यों इस तरह के रेप केसेस होते हैं, कब तक होते रहेंगे, ये क्यों नहीं बंद हो रहे। लोगों को पड़ी है तो एक सोसाइटी के सेक्शन के बारे में कि डॉक्टरों का सेफ्टी इंश्योर किया जाए, बाकियों के क्या बाकी फ्री है इस तरह के क्राइम का विक्टिम बनने के लिए? और जितने भी रेपिस्ट यहाँ पे जो इस तरह क्राइम कमिट करते हैं उनको हिम्मत मिलता है सो कॉल कनेक्शन से, पॉलिटिकल कनेक्शन, पुलिस का कनेक्शन। उनको पता है कि अगर वो क्राइम कर लेंगे और सक्सेसफुली एविडेंस को मिटा देंगे तो कोर्ट में उन्हें कोई भी सज़ा नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे करप्ट लोगों को चुन के ना भेजें। हमारे पुलिस अगर कोई करप्ट है तो ये हमारी नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि उस पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई किया जाए। लेकिन अगर वह नेता ही करप्ट होंगे तो क्या ही पुलिस वालों पे कोई कार्रवाई करवाएगा? और इन करप्ट नेताओं को चुन के भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि हम ही सब लोग हैं। हम ही हर 5 साल में जाते हैं और अपने अपने जात, धर्म, भाषा के हिसाब से जो नेता हमें अच्छा लगता है उन्हें चुन के भेज देते हैं। हमारे देश में इस तरह के क्राइम कोई नई नहीं है, हर रोज होते हैं, लेकिन कुछ ही क्राइम इस तरह से हाईलाइट होते हैं। बाकी सारे क्राइम जो महिलाओं के अगेंस्ट होते हैं वो दब के रह जाते हैं उन शोर में
जो कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे होता है, जो कि ब्राह्मण दलित के नाम पे होता है, जो कि हिंदी और नॉन हिंदी स्पीकर के नाम पे होता है, जो कि इंडिया पाकिस्तान के नाम पे सुबह शाम हमारे टीवी चैनलों में होता है।